सिद्धि ने अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं समझी और चुपचाप उनके बगल से होकर चली गई। लावण्या को ये बात बेहद अजीब लगी। ये कहीं मेरी बेइज्जती करके तो नहीं गई। माना कि कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चेहरे से लग रहा था जरूर बेइज्जती करके गई हैं। कृतिका इस वक्त आईने के सामने दुल्हन के लिबास में तैयार बैठी थी। सिद्धि ने वहां मौजूद लड़कियों से कहा, आप लोगों का काम खत्म हो चुका है, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। वो सभी लड़कियां रूम से बाहर चली गई। कृतिका ने आंखें बंद कर अपना सिर झुका लिया। सिद्धि ने प्लेट मंदिर में रखा और उठकर खड़ी हुई। बाहर बारात आ चुकी थी और इस खबर ने उसकी घबराहट बढ़ा दी। वो जहां खड़ी थी वहीं जम गई। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। बाहर बैंड बाजे का शोर था, गाड़ियों का हुजूम लगा हुआ था। दरवाजे पर स्वागत के लिए पुरुष खड़े थे और उनसे कुछ दूरी पर महिलाएं उपस्थित थीं। चंद्रशेखर जी और वनराज बारातियों का स्वागत करने के लिए खुद खड़े थे। आरती की थाल इस वक्त नर्मदा जी के हाथ में थी। उन्होंने दूल्हे का स्वागत किया। बारातियों को अंदर ले जाया गया। पूरा गार्डन डेकोरेटेड था। तैयारियां उन्होंने अपने हिसाब से पूरी की थी। आनंद शिव को स्टेज तक लेकर गया। शिव के साथ तेजस, दक्ष और बहुत से लोग मौजूद थे। आनंद जाने लगा तो दक्ष ने पूछा, आनंद किसी से कहकर गर्म पानी भिजवा देना, गला ठीक नहीं लग रहा। अभी भिजवा देता हूँ, वैसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, बस तुम गर्म पानी भिजवा दो और कुछ नहीं, दक्ष ने कहा। आनंद ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चला गया। शिव ने दक्ष से पूछा, तुम्हारा गला खराब है, घर पर क्यों नहीं बताया? तुम लोग तो सीरियस हो गए। गला खराब नहीं है, बस मुझे फील हुआ। दक्ष का जवाब सुन तेजस ने कहा, आपका गला खराब है, अब जो सामने से मुसीबत आ रही है उससे कौन निपटेगा? दक्ष ने सामने देखा। कई सारी लड़कियां झुंड बनाकर स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। दक्ष उठते हुए बोला, तुम लोग ही निपटो, मैं तो चला। दक्ष वहां बिल्कुल नहीं रुका। वो तो मौके का फायदा उठाकर निकल गया। जब उन लड़कियों का झुंड स्टेज पर पहुंचा तो तेजस बोला, आई थिंक भाभी की कोई जुड़वां बहन नहीं है, फिर आप सब इतनी सारी कैसे? जुड़वां न सही बहन तो हैं। मैं मामी की बेटी, ये बुआ की, ये मौसी की और ये बस 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 इतना इंट्रोडक्शन काफी है। तेजस के टोकने पर वो लोग चुप हुई। तभी उनमें से एक लड़की आगे बढ़कर शिव से बोली, जीजू सबसे पहले मीठे की रस्म है, हमें आपकी पसंद कहाँ मालूम, इसलिए सारी वैरायटी उठा लाए, कहिए आप क्या खाएंगे? शिव ने कुछ नहीं कहा। तेजस बोला, बिग ब्रो को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं, आप लोगों ने खामखा तकलीफ की, प्लीज रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे होगा, ये तो रस्म है। हमने कब कहा पूरी थाल खत्म करनी है, बस रस्म अदायगी है, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। उन लोगों की जिद पर शिव ने थोड़ा खा लिया। पीछे से किसी ने माहिरा का कंधा थपथपाया। जब उसने मुड़कर देखा तो पाया विशाखा खड़ी थी। माहिरा मुस्कुराकर बोली, विशाखा दी आप, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। अमित भैया कहीं नजर नहीं आ रहे? मैं तो यही हूँ, अब विशाखा को छोड़कर कहीं और जाऊंगा तो वो मेरी जान ले लेगी। अमित के ये कहते ही माहिरा हंसने लगी। विशाखा ने अमित को घूरा और माहिरा से बोला, सिद्धि कहाँ है? दी को तो मैंने भी काफी देर से नहीं देखा, हो सकता है कृतिका दी के कमरे में हो। विशाखा की नजरें शिव पर गई। उसे देखकर उसकी स्माइल बड़ी हो गई। उसने अमित को हिलाते हुए कहा, वो देखो मिस्टर शिव मल्होत्रा, इट्स लाइक आ ड्रीम, फर्स्ट टाइम मैं उन्हें सामने से देख रही हूँ। बाकी सब तो ठीक है, बस वो हंसते थोड़ा कम है। माहिरा ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी कृतिका है ना, वो सब सिखा देगी। विशाखा की इस बात पर अमित ने भी हामी भरी। चंद्रशेखर जी अमर जी के साथ खड़े थे। मैंने कोशिश की है, फिर भी कोई कमी है तो माफ कीजिएगा। आप कमी आई बात कर रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो इतने कम समय में इतना कुछ नहीं कर पाता। वनराज चंद्रशेखर जी के पास चले आए। भाई साहब, सीएम साहब आए हैं, उन्हें बिठाओ, हम आते हैं। वनराज ने हमें सिर हिला दिया। चंद्रशेखर जी ने कहा, चलिए आपकी भेंट सीएम साहब से करवाता हूँ। विशाखा अमित से बोली, यहाँ तो मेहमानों की भीड़ ही भीड़ है, फिर चाहे शहर का बड़ा बिजनेसमैन हो या कमिश्नर,
लॉयर, जज, गवर्नमेंट ऑफिसर और तो ऊपर बड़े बड़े मंत्री। इसमें कौन सी नई बात है? कृतिका के पापा के लिए ऐसे फंक्शन आम हैं। वैसे भी मिस्टर शिव मल्होत्रा इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनके मेहमान भी कुछ कम नहीं हैं, एक से एक बड़े चेहरे। अमित ने कहा, मुझे कृतिका से मिलना है। इन सबके बीच उससे मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं? विशाखा हताश होकर बोली। लावण्या कृतिका के कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर चली आई। कृतिका कमरे में कहीं दिखाई नहीं दी। कृतिका, लावण्या ने उसे दूसरे रूम में ढूंढा। वो कहीं नहीं थी। बालकनी में भी कोई नहीं थी। लावण्या खुद से बोली, कृतिका कहाँ चली गई? इस वक्त उसे अपने रूम में होना चाहिए था। लावण्या जाने लगी तभी उसको नज़र टेबल के पास रख पेपर पर गई जिस पर लिखा था सॉरी पापा। लावण्या कुछ समझ नहीं पाई। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। लावण्या सबकी बातों से बचते हुए नर्मदा जी के पास पहुंची। सिद्धि भी उनके साथ थी। आसपास और भी बहुत से मेहमान मौजूद थे। लावण्या नर्मदा से बोली, भाभी कुछ काम है, प्लीज मेरे साथ चलिए। क्या बात है, यही कहो ना, मुझे दूसरे काम हैं। भाभी बहुत जरूरी है, आप मेरे साथ चले। लावण्या नर्मदा जी को अपने साथ ले गई। सिद्धि को कुछ भी ठीक नहीं लगा। उसने उन दोनों को ऊपर जाते देखा। लावण्या नर्मदा जी को कृतिका के कमरे में ले आई। क्या बात है, बोलो भी, यहाँ क्यों ले आई मुझे? भाभी कृतिका नहीं है यहाँ। लावण्या परेशान होकर बोली। यहाँ नहीं है? तुम भी कैसी बातें कर रही हो? आसपास के कमरों में देखा, हो सकता है बारात देखने चली गई हो। तुम्हें तो मालूम है वो कितनी शैतान है। लावण्या नर्मदा जी की बात काटते हुए बोली, भाभी आप समझ क्यों नहीं रही? मैं देख चुकी हूँ आसपास के कमरों में। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा 1 घंटा पहले ही उसका मैक पूरा हो चुका था। कृतिका ने सबको कमरे से जाने के लिए कह दिया। ये खत देखिए आप। नर्मदा जी ये सब सुन हैरानी से भर गई। सिद्धि भी अभी अभी कमरे में पहुंची थी। वहां का माहौल उसे भी ठीक नहीं लगा। लावण्या बोली, मैं अभी वनराज को फोन करती हूँ। लावण्या फोन मिलाने लगी। सिद्धि नर्मदा जी के पास चली आई। आंटी क्या बात है? नर्मदा जी कुछ बोल नहीं पाई। सिद्धि ने उनके हाथ में पेपर देखा। राइटिंग कृतिका की थी। कुछ ही देर बाद वनराज और आनंद कमरे में पहुंचे। क्या बात है, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया तुमने? कृतिका कहीं मिल नहीं रही हैं। पता नहीं कहाँ गई। मैं कब से उसका नंबर डायल कर रही हूँ। लावण्या को परेशान देख आनंद ने पूछा, क्या मतलब है? वो बिना बताए कहाँ जा सकती हैं? आनंद, जाकर भाई साहब को खबर करो। भाभी फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। वनराज ये बोल बोल कमरे से बाहर निकल गए। आनंद सिद्धि की ओर देख रहा था। सिचुएशन दोनों के लिए ही अजीब थी। किसी के लिए भी नतीजे पर पहुंच पाना आसान नहीं था। आनंद वहां से चला गया। चंद्रशेखर जी सीएम साहब से बातें कर रहे थे। आनंद उन्हें साइड में ले आया। बड़े पापा, एक प्रॉब्लम है। कृतिका कहीं मिल नहीं रही। चंद्रशेखर जी ने हैरानी से आनंद को देखा और फिर आसपास मौजूद मेहमानों को। उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, आप लोग प्लीज कुछ लीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। ये बोल चंद्रशेखर जी वहां से चले गए। कृतिका के कमरे का माहौल काफी खराब था। परिवार वहां जमा हो चुका था। नर्मदा जी उठकर चंद्रशेखर जी के पास चली आई। कृतिका कहीं नहीं मिल रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी वाला घर है, नीचे बारात भी आ चुकी है। इसका जवाब तुम लोगों के पास होना चाहिए। वो ऐसे कैसे गायब हो सकती हैं? उसे फोन किया। चंद्रशेखर जी के पूछने परेशान लावण्या बोली, भैया फोन बंद आ रहा है उसका। मुझे तो डर है कहीं भाग न गई हो। लावण्या ये बात हिचकिचाते हुए कही। नर्मदा जी ने थोड़ा गुस्से से कहा, लावण्या बोलने से पहले सोचा करो। मेरी बेटी क्यों भागेगी? नीचे बारात खड़ी है। भाभी मेरा मतलब ये नहीं है। घबराहट में मेरे मुंह से क्या निकल रहा है मैं खुद नहीं जानती। सिद्धि भी उन सबके बीच परेशान खड़ी थी। उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था वहां हुआ क्या। कृतिका गई तो गई कहाँ? आनंद की नज़र बेड के पास पड़े फोन पर गई। उसने फोन उठाया। ये फोन तो कृतिका का है। चंद्रशेखर जी ने पूछा, क्या कहा तुमने अभी? बड़े पापा, कृतिका का फोन तो यहीं पर है, ऊपर से स्विच ऑफ। आनंद ने कहा। ज्योति कबर्ड के पास पहुंची। शायद कोई कपड़ा फंसा था।
उसने कबर्ड खोला। आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लावण्या सबकी ओर देखकर बोली, शादी का जोड़ा और गहने तो यहाँ पर रखे हैं। नर्मदा जी भी उनके पास चली आई। इस बात में कोई शक नहीं था, जो जोड़ा कृतिका को पहनने के लिए दिया गया था वो यहाँ पड़ा था। लावण्या आगे बोली, भाभी अभी आपने मुझसे कहा सोच समझकर बोला करो। अब आप क्या कहेंगी, शादी का जोड़ा यहाँ पड़ा है। ससुराल से आया जोड़ा वहाँ थाल में रखा है। मतलब कृतिका तैयार ही नहीं हुई, और हुई भी थी तो ये सब छोड़कर भागी हैं। लावण्या की बातों को छुटला पाना अब मुश्किल था। वहाँ जो भी सबूत थे वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कृतिका शादी का मंडप छोड़कर भाग चुकी है। वनराज के आदमी कृतिका को पूरे विला में तलाश कर रहे थे। कुछ गार्ड्स को आसपास की जगहों पर तलाशी के लिए भेज दिया गया था। बात कैसे छिपी रह सकती थी। रिजवान ने शैलेश जी को बात करते हुए सुन लिया था। उसने इवांश को ये बात बताई और इवांश के जरिए शिव तक ये बात पहुंची। अमर जी और आकाश जब इस सच्चाई से अवगत हुए तो दुल्हन के कमरे में पहुंचे, जहां कृतिका का परिवार मौजूद था। उन्हें आते देख चंद्रशेखर जी उठ खड़े हुए। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि उन्हें कैसे संभाला जाए। अमर जी ने पूछा, दुल्हन कहाँ है? जो खबर हमने सुनी क्या वो सच है? चंद्रशेखर जी इस वक्त क्या जवाब देते। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। आकाश ने कहा, इसमें पूछना क्या है भैया, इनके चेहरे से ही पता चल रहा है इनकी बेटी भाग चुकी है। एक बात समझ नहीं आए, सब कुछ रजामंदी से तय हुआ था तो इनकी बेटी भागी कैसे? अमर जी ने पूछा, चुप मत रहिए भाई साहब, दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। सबको मालूम है हमारे बेटे की शादी है, आज बिना दुल्हन लिए गए तो सिर्फ बेइज्जती हाथ लगेगी। हमें परेशानी में मत डालिए, बताइए कहाँ है आपकी बेटी? देखिए आप थोड़ा समय दे दीजिए, हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं, वो जरूर मिल जाएगी। चंद्रशेखर जी उन्हें समझाते हुए बोले। इसी बीच शिव का वहां आना हुआ। उसके ठीक पीछे इवांश, दक्ष और तेजस मौजूद थे। शिव को देख सिद्धि ने अपना चेहरा फेर लिया। डर इस कदर हावी होने लगा कि वो उससे नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी। What happened डैड? शिव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नीचे होना चाहिए था। अमर जी ने कहा तो शिव बोला, नीचे होना चाहिए किस लिए? ताकि तमाशे का इंतजार करूं। बहुत शौक था ना आप लोगों को शादी का, देख लिया ना तमाशा। और आप? शिव चंद्रशेखर जी से बोला, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ है आपकी बेटी? अपनी मर्जी से हाँ की थी न उसने, फिर क्यों छोड़कर भागी वो मंडप? शिव बेटा मुझे बस थोड़ी मोहलत दो, मेरे आदमी उसे ढूंढ लेंगे। किस चीज की मोहलत? यहाँ मेरे खानदान की इज्जत दाव पर लगी है और आप मोहल्ले मान रहे हैं। ये जो बेइज्जती का नया ड्रामा क्रिएट किया है ना आप सबने, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आप सबको। आपकी बेटी इतनी आसानी ही मुझसे नहीं बच सकती। शिव कह ही रहा था तभी आनंद गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। तमीज से बात करो, बड़े पापा हैं मेरे वो। आनंद की ये हरकत सभी को चौंका गई। उसने शिव का गिरवान पकड़ रखा था। उसके हाथों को झटका और एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर जग दिया। दक्ष और तेजस ने आगे बढ़कर शिव को पीछे किया। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। आनंद कोई जवाब देता उससे पहले चंद्रशेखर जी ने उसे रोक दिया। बंद करो ये सब। सिद्धि ये सब देखकर खुद चौंक गई। लावण्या भागकर आनंद के पास चली आई। उसकी नाक से खून बह रहा था। लावण्या अपने आंचल से उसका खून साफ करते हुए बोली, आनंद तुम ठीक हो ना बेटा? शिव कंट्रोल योरसेल्फ। दक्ष ले जाओ इसे यहाँ से, अमर जी ने गुस्से से कहा। शिव ने तेजस से अपना हाथ छुड़ाया और कृतिका के घरवालों को धमकी देते भी बोला, मैं अपनी बेइज्जती किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाहे पाताल में भी क्यों न छिप जाए आपकी बेटी, उसे वहां से भी ढूंढ कर निकालूंगा और ऐसी सजा जो वो जन्मों तक नहीं भूल पाएगी। जान ले लूंगा उसकी मैं। शिव चलो यहाँ से चलो। दक्ष और तेजस जबरदस्ती उसे बाहर ले गए। लावण्या पलटकर बोली, आप लोगों को मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है? क्या हाल कर दिया इसका? कोई उस लड़की से क्यों नहीं पूछता? कृतिका कहाँ होगी, उसे जरूर पता होगा। लावण्या के इशारे पर सबने सिद्धि की ओर देखा। सबकी नजरें खुद पर पाकर सिद्धि बुरी तरह घबरा गई। मैं कुछ नहीं जानती, यकीन कीजिए मेरा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती।
आंटी आंटी प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, मैं तो पूरा समय आपके साथ थी। अगर मैं जानती तो कृतिका को ऐसा कदम कभी न उठाने देती। तुम्हें नहीं मालूम तो फिर किसे पता है? कृतिका कहीं भी जाती थी तुम्हारे साथ ही जाती थी। किससे मिलती थी, किससे दोस्ती थी तुम्हारे सिवा, और किससे दोस्ती थी? लावण्या ने फिर सवाल दागा। हम सिर्फ 4 दोस्त थे। कृतिका की और किसी से दोस्ती नहीं थी। मुझे नहीं लगता वो भागी होगी। मैं नहीं मान सकती इस बात को। कुछ गलत हुआ है। कृतिका ऐसा नहीं कर सकती। सिद्धि ने रोते रोते अपने हाथ जोड़ लिए। आनंद उसके समर्थन में बोला, सिद्धि ठीक कह रही हैं। वो इन सब बारे में कैसे जानेगी? अगर जानती तो मुझे जरूर बताती। माहिरा विशाखा और अमित के साथ कृतिका के कमरे में पहुंची, लेकिन यहाँ का माहौल देख वो तीनों हैरान हुए। सिद्धि को रोते देख माहिरा भागकर उसके पास चली आई। दी क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है यहाँ? आप लोगों ने मेरी दी को कुछ कहा है क्या? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लावण्या अकड़कर बोली, किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन चुप भी नहीं रहेगे। पूछूं अपनी बहन से कृतिका कहाँ है? किसके साथ भागी है वो? विशाखा ने मूंद पर हाथ रख लिया। पल भर के लिए ये सुनकर माहिरा को भी झटका लगा। माहिरा बोली, आप झूठ बोल रही हैं। पहली बात तो कृतिका दी ऐसा कर ही नहीं सकती, और दूसरी बात इन सब से मेरी दी का क्या लेना देना? 2 दिन से वो बीमार पड़ी हैं, घर से बाहर नहीं निकली। आज भी यहाँ इसलिए आई क्योंकि कृतिका दी ने बहुत इंसिस्ट किया था। जब से आई हैं काम में लगी हुई हैं और इन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। कृतिका चुप हो जाओ। सिद्धि ही थी जो उसे चुप करा सकती थी। माहिरा बोली, क्यों दी? मैं क्यों चुप हो जाऊँ? ये सब इस तरह से आपकी बेइज्जती कर रहे हैं और मैं चुप हो जाऊँ? मैंने कहा न चुप हो जाओ प्लीज। सिद्धि ने फिर कहा। वहां कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। शैलेश जी को नीचे भेजा गया ताकि वो पंडित जी को संभाले। एक तरफ शिव का मूड बिगड़ा हुआ था। तेजस और दक्ष उसे शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चंद्रशेखर जी ने अपने आदमियों को सब जगह फैला दिया था ताकि कृतिका को जल्द से जल्द ढूंढकर लाया जा सके। लावण्या फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आनंद के पास बैठी थी। हालांकि चोट छोटी सी थी, लेकिन उनकी फिक्र बहुत बड़ी। अजय, विशाखा, माहिरा और सिद्धि एक साथ खड़े थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कृतिका पर लगाए गए इल्जाम सच हैं या झूठ? सिद्धि की नज़र नर्मदा जी पर गई, जो बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठी रो रही थी। सिद्धि ने टेबल से पानी का गिलास उठाया और उनके पास चली आई। सिद्धि उनकी ओर पानी का गिलास बढ़ाकर बोली, आंटी प्लीज पानी पी लीजिए। नर्मदा जी रो रही थी। सिद्धि फिर से बोली, आंटी आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, प्लीज रोना बंद कीजिए। भरोसा रखिए, महादेव सब ठीक करेंगे। माना मुश्किल खड़ी है, सिर्फ अंधेरा है, चारों तरफ रोशनी की बस एक किरण काफी है, वो सारे अंधेरे को अपने साथ ले जाएगी। भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज पानी पीजिए। नर्मदा उसके चेहरे को देखने लगी। क्या कृतिका ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? मैं सच कह रही हूँ। ऐसी कोई बात कृतिका ने नहीं कही जो मुझे गलत या अजीब लगे। आज जब उससे मिली वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। ये बोल सिद्धि चुप हो गई। दरवाजे पर खड़े अमर जी ने पूरी बात सुनी। उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, इस मुसीबत की घड़ी में हर किसी को अपनी पड़ी है और इस लड़की को दूसरों की फिक्र है। इस पर इतने इल्जाम लगे, उसके बावजूद भी उस परिवार के प्रति सहानुभूति है। आकाश अमर जी से बोला, भैया जरा यहाँ आइए। अमर जी उनके साथ साइड में चले आए। आकाश ने कहा, भैया मुझे लग रहा है लड़की किसी के साथ भागी है। बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी है, कोई भी ऐसा अंदर नहीं आ सकता जो लड़की को किडनैप करके ले जाए। बाहर वही निकल सकता है जिसे इस घर के बारे में अच्छे से मालूम हो। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने हमारे गार्ड्स को भेजा था ना, उनकी तरफ से कोई खबर मिली? अमर जी ने पूछा। नहीं भैया, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। नीचे इतने मेहमान हैं, समझ नहीं आ रहा उनके साथ हम कैसे डील करेंगे। मीडिया को तो इन लोगों साइड कर दिया। एक प्रॉब्लम खत्म हुई, लेकिन भैया इसमें कोई शक नहीं, कल की न्यूज में हमारी फैमिली का तमाशा बनेगा। शिव वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हैं। माँ की फिक्र हो रही है।
उन्हें क्या जवाब देंगे। आकाश की बात पूरी हुई तो अमर जी ने कहा, अगर शादी हो जाए फिर तो सबके मुंह पर ताला लगाया जा सकता है ना। पर भैया ये कैसे पॉसिबल है? दुल्हन भाग चुकी हैं, बिना दुल्हन के कोई शादी होती है? आकाश ने जवाब दिया, मेरी नज़र में एक लड़की है। कौन भैया? वही लड़की जिससे अभी अंदर सवाल जवाब किए जा रहे थे। अमर जी के ये कहने पर आकाश ने कहा, भैया इसका मतलब हम किसी से भी शिव की शादी कर देंगे। न घर परिवार के बारे में मालूम है और न ही कुछ और। क्या ये वक्त है इस बारे सोचने का कि हम लड़की के खानदान का पता लगाए? खानदानी लोग तो ढूंढा था न हमने, देख रहे हो क्या तमाशा हुआ है आज। अमर जी ने कहा तो आकाश बोले, पर भैया आप समझ नहीं रहे हैं, शादी जबरदस्ती नहीं होती। वो लड़की मानेगी शादी के लिए और शिव को कौन समझाएगा? शिव की मुझे चिंता नहीं है, उसे मैं संभाल लूंगा। रही बात उस लड़की की तो उसे राजी ये परिवार करेगा। वैसे भी उनकी बेटी ने जो तमाशा किया है उसमें हमारा कोई दोष नहीं। इतना कहकर अमर जी वहां से चले गए। आकाश अभी भी परेशान थे इन सब बातों को लेकर। कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ उन्हें देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर जी वनराज से कुछ बात कर रहे थे। अमर जी को आते देख वनराज ने उन्हें पीछे देखने को कहा। चंद्रशेखर जी पीछे की ओर पलटे। इससे पहले वो क्यों कहते, अमर जी ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। ये वो नहीं है जो हम किसी किस्म की सफाई सुनेंगे। आप लोग तो अपना तमाशा कर ही चुके हैं और अपना भी। नीचे जो मेहमान खड़े हैं उनके सामने खुद को बचाने की सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, ये शादी करवा दी जाए। पर शादी कैसे मुमकिन है? वनराज ने कहा तो अमर जी बोले, मुमकिन है अगर आप लोग साथ दे तो। वो लड़की जो आपकी पत्नी के साथ बैठी है, क्या नाम है उसका? सिद्धि। मैं चाहता ही मंडप में वो दुल्हन की जगह बैठे। चंद्रशेखर जी और वनराज हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वनराज ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? उसने इनकार कर दिया तो? वो मेरी परेशानी नहीं है, आपको जो करना पड़े कीजिए, लेकिन उस लड़की को शादी के लिए राजी कीजिए। बाहर आई है तो दुल्हन की विदाई भी जरूरी होगी, अमर जी ने फैसला सुनाते हुए कहा। सोचने के लिए वक्त ही कहा था। चंद्रशेखर जी और वनराज कमरे के अंदर चले आए। नर्मदा जी उठकर उनके पास चली आई। कृतिका का कुछ पता चला कहाँ है वो? इस सवाल पर चंद्रशेखर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, नहीं। नर्मदा जी फिर हताश हो गई। चंद्रशेखर जी ने उनकी बांह पकड़ी और आहिस्ता से कहा, वो लोग अपनी बेटी की शादी सिद्धि से करना चाहते हैं, बात करो उससे। नर्मदा जी हैरान नजरों से उन्हें देखने लगी। एक तमाशा खत्म नहीं हुआ और अब दूसरा चालू। उन्होंने सिद्धि की ओर देखा। उनका इस तरीके से देखना सिद्धि को भी डरा रहा था। आनंद के फोन पर किसी का कॉल आया, वो रिसीव करते हुए कमरे से बाहर चला गया। नर्मदा जी सिद्धि के पास चली आई। उन्होंने सिद्धि के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। सिद्धि कुछ समझ नहीं पाई। उसने तुरंत नर्मदा जी का हाथ थाम लिया। आंटी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है सिद्धि। एक तो मेरा मान तोड़कर चली गई, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। दो परिवारों की इज्जत बचा लो बेटा, ये शादी कर लो। ये बात सुनकर ही सिद्धि को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे शादी करने के लिए कहा जा रहा था, वो भी ऐसे शख्स से जिसने उसका खुद उसकी इज्जत खाक में मिलाई, और आज उसे से कहा जा रहा था वो उस शख्स का मान सम्मान बचाए उससे शादी करके। ये सब खुदकुशी करने जैसा था। लावण्या की आंखें बड़ी होगी। माहिरा और बाकी सब भी इस बात से चौंके। सिद्धि ने नमे सिर हिलाया। नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कृतिका का हक है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बेटा, एक तुम ही हो जो इस मुसीबत से इस वक्त हम सबको निकाल सकती हो। प्लीज ये शादी कर लो। सिद्धि पलटकर खड़ी हो गई। उसका जवाब नहीं था। वो तो ये सब सोचकर ही हजार मौत मर रही थी। चंद्रशेखर जी बाहर चले गए। वनराज उन्हें टोकते भी उनके पीछे गए। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? सिद्धि के घर इस वक्त उसे कोई मना सकता है तो वो सिर्फ उसके पिता हैं। भाई साहब, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं वनराज, यहाँ तुम्हारी जरूरत है, मैं खुद जाऊंगा वहाँ। चंद्रशेखर जी ये कहते हुए वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ घर की औरतें तो तैयार बैठी थी नई बहू के स्वागत के लिए।
मंदाकिनी जी इस वक्त हॉल में बैठी थीं। ज्योति उनके पास आकर बोली, माँ आप अभी भी यही बैठी हैं? चलिए चलकर कुछ खा लीजिए। सच बताऊं ज्योति, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कब शिव अपनी दुल्हन लेकर आए और मैं उन्हें साथ देखूं। सालों पुराना अरमान पूरा होने जा रहा है। इस खुशी में मेरी भूख भी शांत है। मंदाकिनी जी बोली। ज्योति रहने दो, मैं भी 4 बार बोल चुकी हैं। जब माँ ने मेरी नहीं सुनी तो तुम्हारी कैसे सुनेंगी? नंदिता ये बोल आगे बढ़ गई। मंदाकिनी जी बोली, कोई देखकर कहेगा इसे ये सांस है, शिव की बड़ी बहन लगेगी। ज्योति ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। माँ रहने दीजिए, भाभी ने सुना तो नाराज हो जाएगी। सुनती है तो सुनने दो, मैं क्या किसी से डरती हूँ। चंद्रशेखर जी इस वक्त सिद्धि के घर पर थे। वहाँ की शांति बता रही थीं। उन्होंने घर के माहौल के बारे में सब कुछ बता दिया। चंद्रशेखर जी अपनी खामोशी तोते हुए बोले, मैं नहीं जानता था कभी ऐसा भी दिन आएगा सोमनाथ। आज 2 परिवारों की इज्जत दांव पर लगी है। तुम्हारी बेटी का एक फैसला 2 परिवारों के मान सम्मान को बचा सकता है। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं भी एक बाप हूँ, मेरी बेटी की मर्जी मेरे लिए मायने रखती है। मेरे दोस्त के बेटे से उसके रिश्ते की बात चल रही है। वो अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं उस पर कैसे दबाव डाल सकता हूँ? सोमनाथ जी ने कहा। मैं दबाव डालने के लिए नहीं कह रहा, बस सिद्धि को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तुम कहोगे तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। वैसे भी अच्छा खानदान है, लड़का पढ़ा लिखा समझदार है। यूं समझो कि किस्मत से रिश्ता मिलता है। बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। अपने लिए न सही अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो। तुमने सालों हमारी सेवा की, तुम्हारे परिवार को हमने कभी अपने से अलग समझा ही नहीं। सिद्धि मेरी बेटी की तरह है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो उसके हक में न हो। चंद्रशेखर जी ने हर तरीके से संभव प्रयास किया उन्हें समझाने का। वही नर्मदा जी सिद्धि को समझाने की कोशिश कर रही थी। आंटी आप क्यों नहीं समझ रही? मैं ऐसा नहीं कर सकती। सिद्धि जरा सोचकर देखो, अच्छे परिवार में जाओगी तो अपने पापा का अपनी बहन का ख्याल भी रख पाओगी। पति समर्थ होगा तो अपने पिता का ऑपरेशन भी करवा सकती हो। वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नर्मदा जी उसे समझाते हुए बोली। मुझे किसी दूसरे के पैसों का लालच नहीं आंटी। परिवार मेरा है, उसकी जिम्मेदारियां मेरी हैं, न कि किसी और की। माहिरा आगे बढ़ने लगी तो विशाखा ने उसका हाथ पकड़ रोक दिया। तुम बीच में कुछ मत बोला माहिरा, कहीं माहौल और न खराब हो जाए। सिद्धि सोमनाथ जी की आवाज सुन सिद्धि ने अपना चेहरा उठाया। वनराज ने उनका व्हील चेयर थामा हुआ था। अपने पापा को देख सिद्धि भागती हुई उनके पास चली आई और घुटनों के बल नीचे बैठ गई। पापा आप यहाँ? मुझे सारी बातें मालूम हो चुकी हैं। यहाँ कता हो रहा है ये भी जानता हूँ। सबकी मर्जी है कि तुम ये शादी कर लो। सिद्धि की बची हुई उम्मीद भी टूट गई। उसके पिता भी उसे शादी करने के लिए कह रहे थे। उसके अलावा हर कोई सच से बेखबर था। सोमनाथ जी उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, मैं समझ सकता हूँ ये फैसला लेना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन बेटा बात यहाँ 2 परिवारों के इज्जत की है। मुझे विश्वास है मेरी बेटी मुझे निराश नहीं करेगी। बोलो करोगी न ये शादी? सिद्धि के लिए दुनिया ठहर चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो क्या जवाब दे, उसके लिए ये फैसला खुदकुशी करनी जैसा था। सिद्धि नजरें झुकाए उनके पैरों के समीप बैठी थी, मानो हर किसी को इंतजार हो उसकी हाँ का। नीचे पंडित जी केले खा रहे थे। उन्होंने शैलेश से पूछा, भई अब तो दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, शादी का मुहूर्त बीत जाएगा। पंडित जी थोड़ी तसल्ली रखिए। अरे कोई उन्हें केले और सेब लाकर दो, कैलाश ने अपने आदमी से कहा। पंडित जी वापस से अपने भोजन में लग गए। सोमनाथ जी ने सिद्धि के सिर पर हाथ रखा। बोलो बेटा क्या फैसला है तुम्हारा? सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिला दिया। उसकी रजामंदी सबको सुकून पहुंचा गई, लेकिन सिद्धि की इस वक्त जो हालत थी वो कोई नहीं समझ सकता था। चंद्रशेखर जी ने कहा, नर्मदा सिद्धि को तैयार करो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। एक एक कर सब कमरे से बाहर निकल गए। लावण्या सिद्धि को घूरती हुई बाहर चली गई।
विशाखा और माहिरा भागकर सिद्धि के पास चली आई। सिद्धि बुरी तरह रो रही थी। चंद्रशेखर जी ने ये खबर अमर जी को दी। उन्होंने अमर जी को सिद्धि के पापा से मिलवाया। इनसे मिलिए, ये सिद्धि के पिता हैं, रिटायर्ड कर्नल सोमनाथ आचार्य। सिद्धि और माहिरा इन्हीं की बेटियां हैं। और सोमनाथ ये शिव के पिता हैं, अमर मल्होत्रा। अमर जी ने कहा, आपकी बेटी जो आज हमारे लिए कर रही है, हम ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे घर में आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। आप बड़े लोग हैं, हमारी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़े। मेरी बेटी मेरा मान सम्मान सब कुछ है। मैं ये भी जानता हूँ कि उसने हाँ मेरे कहने पर की है। इस वक्त मैं उसका मुजरिम हूँ। कोशिश कीजिएगा मेरा ये फैसला कभी गलत साबित न हो। मेरी बेटी तकलीफ में रहेगी तो मैं भी सुकून से नहीं जी पाऊंगा। आप लोगों से बस इतनी ही विनती है, उसे हमेशा खुश रखिएगा। सोमनाथ जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। अमर जी उन्हें रोकते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए, एहसानमंद हम आपके हैं। प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आकाश शिव से जाकर कहो मंडप में बैठे। नीचे जो बातें हो रही हैं कम से कम शांत हो जाएगी। आकाश शिव के रूम में पहुंचा जहां तेजस और दक्ष उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। आकाश के अंदर आते ही वो दोनों शांत हो गए। शिव भैया ने कहा है, जाकर मंडप में बैठो। मंडप में वहां बैठकर अब कौन सा तमाशा खड़ा करना है? लड़की मिल गई क्या? और अगर मिली है तो वो शादी करने लायक नहीं है। उसे तो मैं खुद अपने हाथ से गोली मारूंगा। शिव दरवाजे की तरफ बने लगा तो आकाश ने उसे रोक दिया। रुक जाओ शिव, जो लड़की भाग गई हो वो लड़की वापस लौटकर क्यों आएगी? तो फिर आप मुझे मंडप में बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुल्हन की जगह दूसरी लड़की बैठेगी। भैया ने सिद्धि के पिता से बात की है, उसे राजी किया है तुमसे शादी करने के लिए। आकाश की इस बात पर शिव और बाकी सबको बड़ी हैरानी हुई। क्या मतलब है आपका राजी किया है? कोई नहीं मिला तो उस नौकरानी को बिठाएंगे मेरे साथ मंडप पर। तमीज से बात करो शिव। अमर जी ये कहते हुए कमरे में दाखिल हुए। वो जब शिव के आगे आए तो शिव ने उनसे अपना चेहरा फेर लिया। डैड, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं किसी नौकरानी से शादी नहीं करूंगी। पहली बात, अपना लहजा ठीक करो, और दूसरी बात, जो लड़की इस वक्त दो परिवारों की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियों की बलि दे रही है, तुम उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। शिव, ऑलरेडी वो लड़की यहाँ से भागकर तमाशा खड़ा कर चुकी हैं। नीचे मेहमान वेट कर रहे हैं, तुम और तमाशा खड़ा मत करो। माँ का फोन आया था, यहाँ के बारे में पूछ रही थी। मैं किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी मंडप में पहुँचो। इतना कहकर अमर जी वहां से चले गए। आकाश शिव के पास चले आए। उन्होंने शिव के कंधे पर हाथ रखा। मान जाओ शिव, फिलहाल ये शादी कर लो। आगे क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। किसी को मालूम नहीं है दुल्हन भाग चुकी हूँ। किसी और का पता नहीं, हमारा जो नुकसान होगा वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। मान जाओ। शिव ने एक गहरी सांस भरी और रूम से बाहर निकल गए। तेजस भी उसके पीछे गया। दक्ष आकाश से बोला, चाचू वो लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। आई डोंट नो, पर शिव को न करने की कोई वजह है। उनकी हैसियत से बड़ा रिश्ता मिला है, इनकी कोई गुंजाइश ही नहीं। आकाश ने कहा। आनंद अभी अभी ऊपर पहुंचा था। कृतिका के कमरे का दरवाजा बंद था। वो नोक करने के लिए आगे बढ़ा तो लावण्या ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। क्या कर रहे हो तुम? बड़ी माँ सिद्धि अंदर ही है ना? उनसे मिलने जा रहा था। भाभी अभी अभी यहाँ से नीचे गई हैं। अंदर सिद्धि हैं, तैयार हो रही हैं। लावण्या की बात सुन आनंद बोला, तैयार हो रही हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। लावण्या अपने हाथ बांधकर बोली, मंडप में अब कृतिका की जगह अब सिद्धि बैठेगी। आनंद की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जो बात अभी अभी लावण्या ने कही। ये आप क्या कह रही हैं? सिद्धि क्यों बैठेगी मंडप पे? तुम्हें क्या हो गया है? सबने बोला दुल्हन बन जाओ तो वो तैयार हो गई। इतना बड़ा रईस ज्यादा कोई क्यों अपने हाथ से जाने देगा? कृतिका की तो किस्मत ही फूटी थी। हीरा माला था, पता नहीं उसे छोड़कर कहाँ भाग गई। अब उसके छोड़े हुए दूल्हे के साथ सिद्धि शादी करने वाली हैं।
आनंद के पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। इस खबर नहीं तो उसे तोड़कर रख दिया था। जिसे वो अपनी दुल्हन बनाने के ख्वाब देख रहा था, अब वो किसी और की होने वाली थी। लावण्या को कोई बुलाने आया तो वो वहां से चली गई। आनंद दीवार से टिककर खड़ा हो गया। खुद के आंसुओं को वो रोक नहीं पाया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था सिद्धि ने शादी के लिए हाँ कर दी है। विशाखा ने सिद्धि के सिर पर चुनरी रखी। सिद्धि ने इस वक्त वही जोड़ा पहना था जो कृतिका के लिए उसके ससुराल से आया था। दुल्हन के जोड़े में वो बेहद प्यारी लग रही थी, बस चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। माहिरा ने सिद्धि के कंधे पर अपना चेहरा टिकाया और आईने में देखते हुए बोली, आज तो आप आसमान से उतरी हुई परी लग रही हैं। कहीं आपको मेरी ही नजरें न लग जाए। माहिरा ने आंखों से काजल निकालकर सिद्धि के कान के पीछे लगा दिया। विशाखा सिद्धि से बोली, मैं समझ सकती हूँ सिद्धि, तुम्हें कितना अजीब लग रहा होगा। कई बात कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने कभी नहीं सोची होती और वो हो जाती है। सिद्धि बिल्कुल खामोश थी। माहिरा ने सिद्धि के गले में अपनी बाहें डाली और सिसकते हुए बोली, आप भूल तो नहीं जाओगी ना मुझे। सिद्धि की आंखों से आंसू बह निकली। वो अभी भी चुप थी। विशाखा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, माहिरा बस भी करो, ये रो रोकर अपना मेकअप खराब कर लेगी। कमरे का दरवाजा नोक हुआ। माहिरा ने जाकर दरवाजा खोला। लावण्य अंदर चली आई। नीचे पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, सजाने धजाने के लिए, और वक्त नहीं है, जितना है उतना ही रहने दो। लावण्य का व्यवहार सिद्धि के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सिद्धि उठकर खड़ी हुई। लावण्य ने थाल से चुनरी उठाई और सिद्धि के चेहरे के आगे घूंघट कर दिया। याद रखना, नीचे सब तुम्हें कृतिका ही समझेंगे। भूलकर भी अपने चेहरे से घूंघट मत हटाना। लावण्य सिद्धि की नजदीक झुकी और आहिस्ता से बोली, बचपन से तुम्हारी आदत है कृतिका की छोड़ी हुई चीजें इस्तेमाल करने की। आज उसका छोड़ा हुआ दूल्हा भी तुम्हारा हुआ। बस याद रखना, तुम दूध में पड़ी हुई मक्खी हो। जब तक अच्छी किस्मत है दूध में पड़ी रहोगी। वैसे भी जिस घर में जा रही हो वो लोग दूध में पड़ी मक्खी नहीं निकालते बल्कि पूरा दूध फेंक देते हैं। मुबारक हो अपनी आने वाली जिंदगी। अपनी बात पूरी कर लावण्या पीछे हट गई। माहिरा का तो मन किया फिर से उन्हें कुछ न कुछ सुनाए, लेकिन विशाखा ने उसे रोक दिया। लावण्या बोली, तुम दोनों खड़ी क्यों हो? दुल्हन को नीचे ले जाओ, पंडित जी कब से बुला रहे हैं। माहिरा और विशाखा सिद्धि को वहां से ले गई। लावण्या पूरे कमरे को निहारते हुए बोली, मैं खुश हूँ या दुखी हूँ? खुशी की खबर तो है, कल से ये लड़की मुझे इस घर में दिखाई नहीं देगी। मेरे बेटे का इससे पीछा छूटेगा, मेरा डर खत्म होगा। दुख की खबर भी है, 2 टके की लड़की जिसकी औकात पाँव में पहनने वाली जूती के बराबर है वो अब महलों में रहेगी। वाह री किस्मत। दुल्हन को मंडप की तरफ बढ़ते देख सभी के चेहरे पर सुकून की लहर थी, मानो बहुत सी अफवाहों को विराम मिला हो। मंडप पर सिद्धि को शिव के साथ बिठाया गया। माहिरा ने उन दोनों का गठबंधन किया। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। आकाश ने अमर जी से कहा, शिव काफी नाराज हुआ है आपके इस फैसले से। इस वक्त उसकी नाराजगी से ज्यादा मुझे हमारी रेपुटेशन की फिक्र है। यहाँ तमाशा होता तो खबर फैलते देर नहीं लगती, रातों रातें शेयर वैल्यू गिर जाती। सिर्फ मजाक बनकर रह जाते हम अखबार के पन्नों पर और टीवी की हेडलाइन में। जो हो रहा है होने दो। क्रिश तेजस से बोला, व्हाट हैपन ब्रो, आप सब कहाँ गायब हो गए थे? काफी परेशान हैं आप सब, कोई प्रॉब्लम है क्या? असली प्रॉब्लम तो अभी शुरू होने बाकी हैं, दक्ष ने कहा तो क्रिश उसकी ओर देखने लगा। तेजस क्रिश से बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्लीज कुछ देर शांत रहो। तेजस ने उसे चुप करा दिया। पंडित जी ने शिव से दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने को कहा। शिव ने ठीक वैसा ही किया। शिव जब उसके चेहरे की तरफ झुका तो उसे सिद्धि की सिसकियां सुनाई पड़ी, मानो वो रो रही हो, जो कि सच भी था। धीरे धीरे कर रस्म आगे बढ़ती गई। सिद्धि का कन्यादान कृतिका ने माता पिता ने किया। सिद्धि ने पलकें उठाई। घूंघट की ओर से वो देख पा रही थी जिस जगह उसके पिता को होना चाहिए, आज वो हक उनसे छिन गया। कभी उम्मीद नहीं की थी सिद्धि ने जिंदगी उसे इस आजमाए में डालेगी, जिसके साथ 4 कदम चलना भी मुश्किल था, शादी के 7 फेरे भी सिद्धि को उसके साथ लेने पड़ रहे थे। रोकर और हारकर वो अब इस बंधन में बंध चुकी थी।
पंडित जी ने कहा, बधाई हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मेरा यही आशीर्वाद है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। शिव वहाँ एक पल भी ठहरना नहीं चाहता था। अमर जी चंद्रशेखर जी के पास चले आए। बिना देरी किए दुल्हन की विदाई कीजिए, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। चंद्रशेखर जी ने उनकी बात पर सहमति जताई। सिद्धि को कमरे में ले जाया गया। महिरा, विशाखा और नर्मदा जी भी उसके साथ मौजूद थी। महिरा सिद्धि के गले लगकर रो रही थी। विशाखा बोली, संभालो माहिरा खुद को। दी, कुछ बोलिए ना, मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर। नर्मदा जी सिद्धि के सिर पर हाथ फेरकर बोली, समझ सकती हूँ बेटा, सबने यहाँ बस अपना मतलब देखा। तुम्हारे मन को तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। माँ के नाते समझा रही हो। खुश रहने की कोशिश करना, क्योंकि अब ये तुम्हारा परिवार है। अमर जी चंद्रशेखर जी के पास चले आए। बिना देरी किए दुल्हन की विदाई कीजिए, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। चंद्रशेखर जी ने उनकी बात पर सहमति जताई। सिद्धि को कमरे में ले जाया गया। महिरा, विशाखा और नर्मदा जी भी उसके साथ मौजूद थी। महिरा सिद्धि के गले लगकर रो रही थी। विशाखा बोली, संभालो माहिरा खुद को। दी, कुछ बोलिए ना, मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर। नर्मदा जी सिद्धि के सिर पर हाथ फेरकर बोली, समझ सकती हूँ बेटा, सबने यहाँ बस अपना मतलब देखा। तुम्हारे मन को तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। माँ के नाते समझा रही हो। खुश रहने की कोशिश करना, क्योंकि अब ये तुम्हारा परिवार है। लावण्या दरवाजे पर आकर रुक गई। सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। भाभी, तुम चलो, हम सिद्धि को लेकर आ रहे हैं, नर्मदा जी ने जवाब दिया। लावण्या वहां से चली गई। बाहर चंद्रशेखर जी और वनराज अमर जी के साथ खड़े थे। कहने और सुनने के लिए कुछ बचा नहीं था। चंद्रशेखर जी ने कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता था मेरे ही घर में मेरे अपने मुझे धोखा दे सकते हैं। हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं थी भाई साहब, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। अमर जी कह ही रहे थे, तभी शिव का वहां आना हुआ। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आज जोधपुर तमाशा हुआ है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूल जाए अब आपकी कोई बेटी थी, क्योंकि मैं उसे हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। उसकी गलती की सजा उसे जरूर मिलेगी। शिव, शांत हो जाओ। नहीं डैड, ये सब भूल पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं। मैं कुछ नहीं भूलूंगा। शिव अपना फैसला सुनाकर वहां से चला गया। चंद्रशेखर जी ने उसकी बात पर उसे न तो टोका और न ही कोई जवाब दिया। अमर जी बोले, मुझे इसी बात का डर था, अपने गुस्से में ये किसी की नहीं सुनता। सिद्धि को बाहर लाया गया। इस वक्त भी उसके चेहरे के आगे घूंघट था। आनंद दूर खड़ा होकर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। जिस लड़की को कभी उसने अपनी दुल्हन बनाने का ख्वाब देखा था, और अब वो किसी और की दुल्हन बन चुकी थी। सिद्धि रुक गई। चेहरा घुमाकर उसने अपने पापा की ओर देखा। जाते वक्त उससे मिल भी नहीं सकती थी। सिद्धि को आगे ले जाया गया। रिजवान ने गाड़ी का दरवाजा खोला हुआ था। सिद्धि को अंदर बिठाया गया। वहीं दूसरी तरफ से शिव भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। महिरा अपने पापा के पास चली गई। खिड़की से सिद्धि उन्हीं को देख रही थी। गाड़ियां वहां से रवाना हुआ। कई मेहमान पहले ही जा चुके थे और कुछ लोगों की विदाई अब हो रही थी। चंद्रशेखर जी ने शैलेश से कहा, यहाँ से कोई भी तस्वीर वायरल नहीं होनी चाहिए। शादी की खबर जितना कम फैले उतना अच्छा है। जी सर, ध्यान रखूंगा इस बात का। शिव ने अपना सिर पकड़ रखा था। सिद्धि उसके बगल में बैठी थी। न तो वो खुद गाड़ी से उतर सकता था और न ही उसे उतार सकता था। सिद्धि सिर झुकाए पूरे रास्ते रोती रही। ये आंसू कब साथ छोड़ेंगे कोई नहीं जानता था। नंदिता बार बार दरवाजे का चक्कर लगाकर लौटाती। मंदाकिनी जी बोली, अब बस भी करो नंदिता, बहू यही आएगी, कहीं और थोड़ी न जाएगी। माँ तेजस ने बताया था वो लोग कब का निकल चुके हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। नंदिता की इस बात पर मंदाकिनी जी बोली, आज जाएंगे, तुम जाओ, जाकर अपना मेकअप ठीक कर लो। क्यों, मेरे मेकअप को क्या हुआ? नंदिता तुरंत आईने की तरफ बढ़ गई। ज्योति बोली, माँ ऐसा क्यों किया आपने? तो और क्या करती, दरवाजे के 10 चक्कर लगा चुकी हैं वो। अब आईने के सामने 1 घंटा बैठी रहेगी।
मंदाकिनी जी कह ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट ने आकर उन्हें बारात के लौटने की खबर दी। दुल्हन आ गई। ज्योति जल्दी से गृह प्रवेश की तैयारियां करो, बुलाओ नंदिता को। बाहर गाड़ियों के रुकते ही बैंड बाजे का शोर भी बढ़ गया। शिव गाड़ी से बाहर निकला और सबसे पहले जाकर वो उन लोगों पर चीखा, बंद करो ये सब, मैंने कहा बंद करो। बैंड बाजे का शोर बंद हुआ तो सब एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखने लगे। तेजस ने सिद्धि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकलने को कहा। शिव गुस्से से उंगली दिखाते हुए बोला, अगर मुझे अब जरा सा भी शोर सुनाई दिया तो तुम सब अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे। शिव क्या बदतमीजी है ये। अमर जी के टोकने पर शिव ने मुड़कर उन्हें देखा। खुशी का माहौल है, क्यों रोक रहे हो उन्हें? शिव फीका मुस्कुराया, खुशी का माहौल? आई एम शॉक्ड डैड, इतना सब तमाशा होने के बावजूद भी आप इसे खुशी का माहौल कह रहे हैं। इतना कहकर शिव दरवाजे की तरफ बढ़ गया। न तो किसी और का लिहाज किया और न ही अपनी दुल्हन को ले जाने का सोचा। अमर जी तेजस से बोले, बहू को लेकर आओ तेजस। तेजस ने सिद्धि की ओर देखा। प्लीज भाभी। तेजस ने सिद्धि की ओर अपना हाथ बाया। सिद्धि अभी भी अपनी जगह खड़ी थी। कृष सिद्धि के पास चला आया। आप रो रही है, चलिए मैं आपको दरवाजे तक लेकर चलता हूँ। कृष के हाथ बाने पर सिद्धि ने उसका हाथ थाम लिया। सब आरती के लिए दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन शिव को वहां अकेले देखकर सब दुल्हन के बारे में पूछने लगे। शिव ने किसी को कोई जवाब नहीं दी, बल्कि नंदिता के हाथ से आरती की थाल लेकर बाहर की तरफ फेंक दिया। सिद्धि वही ठहर गई। थाल घूमते हुए कदमों में आ गिरी थी। शिव ने चावल से भरे कलश को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। शिव अंदर जाने लगा तो मंदाकिनी जी बोली, शिव ये क्या बदतमीजी है, क्यों किया तुमने ये सब? दादी बेहतर होगा ये सवाल आप अपने बेटे से पूछे, शिव ने कहा। बाकी सब भी घर के अंदर आ चुके थे। जैसा कि सभी को आभास सा तमाशा खड़ा हो चुका था। सबसे हैरान अगर कोई थी तो वो सिद्धि थी। नंदिता शिव के पास चली आई। बेटा क्यों कह रहे हो ये सब? घर में नई बही आई है, तुम क्यों इस तरह से गुस्सा कर रहे हो? जाए मॉम, जाकर नई बहू का चेहरा देखकर आइए, फिर यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। शिव ने बस इतना कहा। अब तो सबकी नजरें सिद्धि पर चली गई। नंदिता ने जब उसका घूंघट उठाया तो हैरानी से आंखें खुली की खुली रह गई। मंदाकिनी जी ने पूछा, ये लड़की कौन है? किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको चुप देख मंदाकिनी जी बोली, मैंने पूछा है लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग कहते क्यों नहीं? कृतिका कहाँ है? ज्योति ने पूछा। अमर जी मंदाकिनी जी के पास चले आए। माँ, लड़की शादी के मंडप से भाग चुकी थी। चारों तरफ हमारा तमाशा बन जाता अगर ये लड़की हमारे बेटे से शादी नहीं करती तो। उस समय मुझे यही ठीक लगा। क्या मतलब है आपका? मेरे बेटे के लिए आपको क्या यही नौकरानी मिली थी? कोई स्टेटस नहीं है मेरे बेटे का क्या? नंदिता ने कहा तो अमर जी बोले, चुप हो जाओ नंदिता। जिस लड़की का तुम्हें एहसास मानना चाहिए उससे उल्टी सीधी बातें कर रही हो। किसी के घर में काम करने से वो नौकर नहीं बन जाता। हमारी भी कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, हमने तो कभी उनके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं की। उन लोगों को कोई अपने घर की बहू नहीं बना लेता। इसे तो आपने मेरे बेटे की जिंदगी में जगह दे दी, नंदिता ने बेहद ही गुस्से में कहा। सिद्धि सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। होश तो वो पहले ही गंवा चुकी थी। किसी की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मंदाकिनी जी ज्योति से बोली, इसे ऊपर कमरे में ले जाओ। नंदिता ने कहा, माँ क्या कर रही हैं आप? इसे घर से बाहर निकालने की बजाय आप घर में जगह दे रही हैं। शादी करके लाया है तुम्हारा बेटा उसे। जितना मान सम्मान तुम्हारे बेटे को इस परिवार में मिलती है न उतने की हकदार ये भी हैं। ज्योति, मैंने कहा न इसे ऊपर ले जाओ। ज्योति सिद्धि को अपने साथ ले जाने लगी तो शिव ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक दिया। दादी, मैं नहीं मानता इसे अपनी पत्नी। ये इस घर में नहीं रहेगी, ये मेरा फैसला है। अभी मैं जिंदा हूँ शिव, मेरे मरने के बाद फैसले करना। हट जाओ रास्ते से और ये मेरा आदेश है। मंदाकिनी जी के ऑर्डर देने पर शिव ने उनका रास्ता छोड़ दिया। वो वहां नहीं रुका और घर से बाहर चला गया। नंदिता वो अपने कमरे में चली गई। ज्योति सिद्धि को अपने साथ ऊपर ले गई। अमर जी मंदाकिनी जी के पास चले आए।
सच कह रहा हूँ माँ, उस वक्त एक यही रास्ता नजर आया था। लड़की मिडिल क्लास फैमिली से है, क्या फर्क पड़ता है। उसका नाम हमारे बेटे के साथ जुड़ चुका है तो वो अब इस घर का हिस्सा हुई। बड़ी ताज्जुब की बात है अमर। सब कुछ देख सुनकर हमने रिश्ता तय किया था। उस लड़की की बातों से कभी लगा भी नहीं कि वो ऐसा कदम उठा सकती हैं। अपने माँ बाप का ख्याल तक नहीं रखा। मंदाकिनी जी हैरान थी कृतिका के इस कदम पर। ज्योति सिद्धि को शिव के कमरे में लेकर आई। पूरा कमरा फूलों के बुके से भरा हुआ था। कमरे में खूबसूरत सी लाइटिंग थी। हालांकि ये खूबसूरती टूटे दिल के लिए कोई मरहम का काम नहीं कर सकती थी। ज्योति ने सिद्धि से सवाल किया, नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धि ने अपनी पलकें उठाए और फिर वापस से नजरें झुका ली। सिद्धि, ज्योति ने कहा, नाम भी खूबसूरत है और तुम भी। सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। ज्योति बोली, मैं शिवाई चाची हूँ। तुम्हें कोई भी जरूरी हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर ज्योति वहां से चली गई। सिद्धि ने नजरें उठाकर अब कहीं जाकर पूरे कमरे को देखा। वो रो पड़ी। पल भर में दुनिया जो बदल गई थी। ऐसे शख्स की पत्नी बन चुकी थी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बस एक बार भी शिव से सामना न हो, इस डर से वो उसके सामने गई ही नहीं, लेकिन अब तो उसे सारी जिंदगी इसका सामना करना था। किसी ने दरवाजा नोक किया। सिद्धि ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। पल भर के लिए डर गई, आखिर कौन हो सकता है दरवाजे पर। बाहर खड़े शख्स ने फिर से दरवाजा खटखटाया तो सिद्धि दरवाजे के पास चली आई।